नमस्कार साथियों। तो रोज़ की तरह आज फिर एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। यानी दिल्ली सल्तनत के इतिहास, शासन व्यवस्था और महत्वपूर्ण शासक के बारे में हम फुल डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत जो 1206 से 1526 के बीच में इनका शासन रहा था। यह मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण कालखंड था जब उत्तरी भारत पर तुर्क और अफगान शासकों का शासन था। इस समय 5 प्रमुख वंशों ने शासन किया था। कहाँ पे? भारत पे। पहला वंश था गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। यह सल्तनत न केवल राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक कला और में भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा था। यानी इसमें कहा जा रहा है दोस्तों कि ये जो वंश थे, ये सिर्फ प्रशासनिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं थे, यह भारतीय कला के लिए के रूप में भी महत्वपूर्ण थी। क्योंकि भारत में जब ये वंश आई तो बहुत सारी इमारतें भी बनवाई। तो चलिए सबसे पहले हम दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बारे में हम चर्चा करते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई, जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना रखी। इससे पहले भारत में मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। उसकी मृत्यु के बाद उसका गुलाम और सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली का पहला सुल्तान बन गया। दिल्ली सल्तनत के वंश और उनके शासक को हम फुल डिटेल से आपके दिमागों में छपवा देंगे, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम में, यानी आप ग्रेजुएशन में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, तो आप वहाँ छाप के आएँ। तो चलिए सबसे पहले हम गुलाम वंश के बारे में बात करते हैं। तो गुलाम वंश का कार्यकाल जो रहा था वो 1206 से 1290 के बीच में रहा था। गुलाम वंश को ममलुक वंश भी कहा जाता है और इस वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। अब ये गुलाम वंश क्या है दोस्तों? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और जब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सुल्तान बना तो वो अपने वंश का नाम गुलाम वंश रखा था। तो इसमें जो सबसे पहला शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसका कार्यकाल ज़्यादा लंबा तो नहीं रहा, बस 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक रहा था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था दोस्तों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। इसे हम लाख बख्श भी कहते हैं क्योंकि यह, और इसे दानवीर भी कहते हैं क्योंकि यह लाखों में दान करते थे, जिस कारण इसे लाख बख्श और दानवीर भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार और 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया। 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों है भारत की सबसे पहली मस्जिद जो अजमेर में स्थित है, वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया था। और घोड़ों पे चौगान खेलते हुए जब अचानक गिर गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। उसके बाद अगला शासक गुलाम वंश का बना इल्तुतमिश। इसका कार्यकाल 1211 से लेकर 1236 तक रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक जब उनकी मृत्यु हो गई तो इल्तुतमिश बना, लेकिन इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और दिल्ली सल्तनत का सच्चा संस्थापक भी था। यह 40 अमीरों यानी तुर्क चालीसा का गठन किया। इसमें क्या था कि 40 सरदार रहा करते थे और अपने राजवंश को देखते थे। राजधानी जो था वो लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। जब कुतुबुद्दीन ऐबक जब शासक बने थे तो उसकी राजधानी लाहौर होती थी, लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश राजगद्दी पर बैठे तो उसने लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर लिया गया। इसने टंका और जीतल नामक सिखों की शुरुआत की। रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी बनाया। अब हम जानते हैं रजिया सुल्तान क्या था। तो ये जो थे इल्तुतमिश, इसने रजिया सुल्तान से वचन दिया था कि जब हम अब शासक से हट जाएंगे तो अगले शासक के रूप में तुम सिंहासन पर बैठना।
तो 1236 से 1240 के बीच में क्या हुआ कि भारत की पहली और एकमात्र महिला मुस्लिम महिला शासक थी कौन? रजिया सुल्तान। उसने पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों के समान शासन किया। तुर्क अमीरों ने षड्यंत्र रचकर उसने सत्ता से हटा दिया और हत्या कर दी। यानी तुर्क लोगों का कहना था कि मुस्लिम समाज में किसी भी औरत को किसी पुरुष के भांति कपड़ा पहन के शासन करना सही नहीं, जिस कारण 40 तुर्क अमीरों ने षड्यंत्र रचकर इसे मार दिया था। अगला जो शासक बना उसका नाम था गयासुद्दीन बलबन, 1266 से लेकर 1287 के बीच में। सख्त प्रशासनिक नीतियां अपनाई, नियाबत एवं खुदाई की अवधारणा दी, मंगोल आक्रमण से दिल्ली की रक्षा की। अगला वंश जो बना वो खिलजी वंश बना, जो 1290 से 1320 तक चला। खिलजी वंश का शासनकाल सैन्य विस्तार और प्रशासनिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध था। इसमें प्रमुख शासक कौन कौन से थे? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो खिलजी वंश के संस्थापक थे, अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मारा गया था। अलाउद्दीन खिलजी कौन है? तो ये भी अगला शासक थे। यह सबसे शक्तिशाली खिलजी वंश का शासक था। दक्षिण भारत में विजय अभियान किया, मंगोलों को कई बार पराजित भी किया। बाजार नियंत्रण नीति लागू की, जिसमें खाद्य और आवश्यक वस्तुओं को दाम नियंत्रित रहे। सेना के वेतन नगद देने की व्यवस्था शुरू की। चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की रानी पद्मावती से जुड़ी प्रसिद्ध कथा जोहर इसी समय की मानी जाती है। अगला जो वंश था उस था तुगलक वंश, जो 1320 से 1414 तक चला। तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र बढ़ाया और कई प्रशासनिक सुधार भी किए। इसमें जो था गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 तक चला, जो तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। इसने सैन्य शक्ति बढ़ाई, तुगलकाबाद किला बनवाया। उसके बाद अगला शासक आता है मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे विवादास्पद शासक थे। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया, जिसने जनता को कठिनाई हुई। तांबे के सिक्के चलाए, जिससे अर्थव्यवस्था प्रभावित थी, और मंगोलों आक्रमण का सामना किया। अगला आया फिरोज शाह तुगलक। धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, कई नहरें और अस्पताल बनाए दोस्तों, जबरन जजिया कर लगाया। अगला वंश आता है सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक रहा। सैयद वंश तुगलक वंश के पतन के बाद आया और कमजोर प्रशासन के कारण लंबे समय तक सत्ता पर नहीं रह सका। इसका कुछ प्रमुख शासक के बारे में हम पढ़ लेते हैं, जो एग्ज़ाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन जानना भी बहुत ज़रूरी है। खिज्र खां तैमूर के एक सेनापति थे, जिन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया, मुबारक शाह सल्तनत को मजबूत करने की कोशिश की, और अंतिम शासक इसका था आलम शाह था। उसके बाद लोधी वंश को बहलोल लोधी द्वारा हटा दिया गया। अब आया लोधी वंश। लोधी वंश अफगान मूल का था और दिल्ली पर शासन करने वाला पहला अफगान वंश था। प्रमुख शासक इसका देख लेते हैं कौन कौन। बहलोल लोधी था, जो वास्तविक संस्थापक थे। इसने जौनपुर पर विजय प्राप्त किया। उसके बाद सिकंदर लोधी आए, जो आगरा शहर की स्थापना किया। उसके बाद इब्राहिम लोधी आया, जो निरंकुश शासक था। 1526 में बाबर से पानीपत के पहले युद्ध में हार गया। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का प्रशासन और संस्कृति। जैसे ही 1526 में बाबर से पानीपत के पहले युद्ध में हारा, तो दिल्ली की सल्तनत का शासन ही खत्म हो गया। अब क्या आया? तो अब आ गया था बाबर का समय, जिसे हम मुगल साम्राज्य कहते हैं, मुगल साम्राज्य। अब इनके कुछ हम विशेषताएं के बारे में जानने के प्रयास करते हैं कि दिल्ली सल्तनत का प्रशासन और संस्कृति। प्रशासन व्यवस्था क्या थी? सुल्तान सर्वोच्च शासक होता था, जिसे ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। वजीर वित्त और प्रशासन का प्रमुख होता था। दीवान आरिज सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। दीवान इंसा संचार और पत्राचार का प्रमुख होता था। कला और स्थापत्य के बारे में कुतुब मीनार, अलाउद्दीन का महल, तुगलकाबाद किला और लोधी गार्डन जैसी संरचनाएं इसी काल की देन है।
फारसी भाषा प्रशासन और साहित्य की प्रमुख भाषा थी। सामाजिक और धार्मिक प्रभाव, इस्लाम का प्रभाव बढ़ा लेकिन हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों का समन्वय हुआ। दरगाहों और मस्जिदों का निर्माण हुआ। अब निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों? तो दिल्ली सल्तनत भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण कालखंड था जिसने प्रशासनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में अहम भूमिका निभाई। सल्तनत की शासन प्रणाली ने मुगल काल के लिए एक आधार तैयार किया। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की नींव रखी, जिसने भारत में दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया और अंत हो गया। तो बस आज की वीडियो इतना ही है दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक या डिसलाइक ज़रूर करें, जिससे हमको ये मोटिवेशन मिले। अगर लाइक कीजिएगा तो और अच्छा वीडियो बनाएंगे, और डिसलाइक कीजिएगा तो उससे भी अच्छा वीडियो बनाएंगे। तो यदि वीडियो पसंद आए तो दोनों में से एक ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों। आज की वीडियो बस इतना।